प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे चर्चा करूंगा जन्म कुंडली के सप्तम भाव के शनिदेव के बारे में। जब कभी भी आपकी कुंडली में शनिदेव सप्तम भाव में बैठ जाते हों, वो किस राशि में बैठे हैं, उनका किस तरीके का प्रतिफल होता है, आज के कार्यक्रम के आरंभ में इस बात पर ही चर्चा कर लेते हैं। बाद में इस कुंडली का अध्ययन शुरू करेंगे। जन्म कुंडली के सप्तम भाव को पश्चिम दिशा माना गया है। अगर आप भारतीय ज्योतिष में जो चक्र होता है, नेटल चार्ट, उसमें जो 7वां भाव होता है, जहां पे आप इस कुंडली में 10 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं, उस सप्तम स्थान को पश्चिम की दिशा कही गई है, जहां पे सूर्य अस्त हो जाते हैं। और जैसे ही सूर्य रूपी रोशनी कुंडली के सप्तम भाव में अस्त होती है, वैसे ही वहां पे शनिदेव रूपी तमस तत्व का ग्रह, अंधकार का सूचक ग्रह शनि वहां बलवान हो जाते हैं, दिग्बली हो जाते हैं। इसका अर्थ ये निकला कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनिदेव दिशा के बल से बलवान होते हैं। वैसे दशम स्थान में भी उनको बहुत उत्तम परिणाम करते बताया गया है, पर फिर भी सप्तम भाव में उनको अति विशिष्ट कारक भाव के तौर पे उन्हें वो भाव पसंद है। अति विशिष्ट कारक का अर्थ होता है ग्रह वहां अति विशिष्टता के साथ अत्यंत बलवान होकर के परिणाम करता है। आचार्य वैद्यनाथ ने ये बात लिखी कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर शनिदेव विराजमान होते हों और अकेले बैठे हों, है ना, जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनिदेव विराजमान हो अकेले, तो उस जातक का वैवाहिक सुख, दाम्पत्य जीवन, रोजगार, नौकरी, पुरुषों के साथ, स्त्रियों के साथ संबंध कई बार बड़े ही चिंताजनक हो जाते हैं। अगर ये शनि कई बार सप्तम भाव में स्वग्रही भी बैठे हों अकेले, तो और भी ज्यादा ये कष्ट देने वाले हो जाते हैं, क्योंकि पापक ग्रह का केंद्र में बैठना कई बार बड़ा ही दुष्परिणाम देने वाला भी हो जाता है। इस आधार पर जो बात निकलकर सामने आती है कि कुंडली का जो सप्तम भाव होता है, वहां पे शनिदेव अगर बैठेंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि आपके भाग्य को मंद करेगी, लग्न पे देख करके आपकी जो आभा है उसको शांत, कमजोर या मलिन करेगी। जबकि 10वीं दृष्टि जब जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे जाएगी तो आपके मानसिक सुखों को कमजोर करेगी। अगर वहां पे किसी शुभ ग्रह के साथ शनिदेव बैठे हैं, तब तो कुछ उनके अच्छे परिणाम जातक को निश्चित रूप से मिल जाएंगे। लेकिन अगर किसी पापक ग्रह के संपर्क में है या पापक ग्रह से दृष्ट हैं सप्तम भाव में शनिदेव, तो ये आपके जीवन में दाम्पत्य और कई प्रकार के कष्ट को देने वाले भी हो जाते हैं। विचार करिए, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनि स्वग्रही बैठे हैं, लेकिन गुरु के साथ बैठे हैं, नीच भंग राजयोग शनि अपना कर रहे हैं गुरु के साथ। इस वजह से कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में अगर शनिदेव विराजमान है, तो कुंडली के कई सारे पक्षों को शांत करने की कोशिश करेंगे। यहां शुक्र को वो देख रहे हैं गुरु नीच राशि में, जिनका नीच भंग शनिदेव के कारण हुआ। इस आधार पर व्यक्ति के जो स्वास्थ्य में समस्या होती है, जो इरिटेशन होती है, वो कई बार बढ़ जाती है। लग्न पर शनि की दृष्टि व्यक्ति को कई बार थोड़े निर्दयी या जिद्दी, हठी, जल्दी ही रो देने वाला, रुदन प्रलाप, बेवजह व्यर्थ का ऐसा करने वाला जातक को बना देते हैं। विवाह में विलंब हो सकता है, पत्नी से पहले जातक की मृत्यु हो सकती है। मृत्यु पहले पत्नी की नहीं होती, पहले जातक की ही मृत्यु हो जाती है। वैवाहिक सुख थोड़ा बहुत टाल मटोल के साथ बीतता है। मतभेद भी बने रहे, काम उत्तेजक भावनाएं भी बढ़ती हैं। अगर पत्नी एक से कुंडली मिलाकर विवाह नहीं किया तो विवाह टूटता है, और विवाह टूट करके दूसरा विवाह भी होता है। हालांकि फिर भी वहां पे वैवाहिक सुखों में बाधाएं उपस्थित होते देखे ही जाती हैं। ठीक है, जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बैठेंगे शनि, तो लग्न पर जब उनकी दृष्टि जाएगी तो आपके मन को मलिन, दुखी और कई बार असंतोषी प्रवृत्ति का जातक को बना देंगे। एक बात और भी होगी, लग्न पर शनिदेव की दृष्टि अगर होगी तो सप्तम भाव चूंकि जाया का होता है, पत्नी का होता है, तो पत्नी लंबी और सांवली ऐसे मिलने वाली होती है। मतभेद गहरा नित्य प्रति ना हो, इस वजह से किसी भी अवस्था में पति और पत्नी के बीच कम्युनिकेशन कमजोर नहीं होना चाहिए।
सप्तम भाव चूंकि आपकी दिनचर्या का भी होता है, इस वजह से अगर कोशिश करें कि आपकी दिनचर्या बाधित ना हो, निरंतर जातक एक, अब लग्न पे जब शनि की दृष्टि पड़ेगी ना तो व्यक्ति देर तक सोने और देर तक जागने वाला भी हो जाएगा। कम और कमजोर बालों के साथ, नेत्र की कमजोर ज्योति के साथ, बालों के असमय सफेद होने के साथ, दांतों की समस्या से व्यक्ति को ग्रसित होते हुए भी देखा जाता है। ये सारी समस्या है। असंतोष शनि के कारण, तमस तत्व की प्रधानता भी शनि के कारण होती है। तो ये इतनी सारी बातें जन्म कुंडली के सप्तम भाव में शनिदेव देते हैं। अगर किसी ग्रह के साथ बैठे हैं या फिर किसी ग्रह के संपर्क में हैं, गुरु के संपर्क में बैठे हैं, जो तुला कन्या लग्न कर्क लग्न की कुंडली के लिए भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, तो अगर शनि का संबंध, मारक ग्रह का संबंध अगर जन्म कुंडली के योग कारक ग्रह से मात्र हो जाए और केंद्र में हो जाए तो ये समस्त प्रकार के दुखों का हंता हो जाता है। तो यहां पे शनि और गुरु के संबंध में कोई कमजोरी नहीं होगी, क्योंकि मारक ग्रह, हाँ ये बात जरूर है कि अगर जो आपकी कुंडली में शनिदेव सप्तम भाव में बैठे हैं तो वो किसी अच्छे ग्रह के साथ युति कर रहे हैं या किसी कमजोर ग्रह के साथ युति कर रहे हैं, तो यहां पे जो युति हो रही है वो अच्छे ग्रह के साथ हो रही है, नवम भाव के साथ हो रही है। लेकिन बात क्या है कि सप्तम भाव मारक भाव होता है, इस कारण से कई बार ये गुरु और शनि की दशा जातक के जीवन में, चूंकि इस भाव पे राहु का भी प्रभाव है ना, तो राहु और शनि के प्रभावों के कारण कई बार पति और पत्नी, दाम्पत्य, रोजगार, दिनचर्या, पड़ोसियों के साथ संबंध और आपके पूरे वर्तमान को ये डेविएट करने का काम करेंगे। क्लियर है? इस शनि को ठीक करने का एकमात्र उपाय जातक को यह बताया जाए कि कम बोले। दूसरा, मौन धारण करना सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा। शनिवार के दिन जगने के तुरंत 2 घंटे तक, जब तक आपका सारा नित्य कर्म हो नहीं जाता है, आप जीवन में ये आदत बना लीजिए कि मुझे चुप रहना है। कब तक? जितना ज्यादा हो सके, जागने से 2 घंटे बाद तक। अगर 5:30 बजे जग रहे हैं तो 7:30 बजे तक आपको कुछ भी किसी से बोलना नहीं है। भगवान में चुपचाप भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। भगवान कृष्ण के अनन्य उपासक और भक्त थे भगवान शनिदेव, जो शनिदेव हैं, ऐसा। इसके साथ दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मारक ग्रह जब जन्म कुंडली में अत्यंत बलवान हो जाता है तो कई बार वो डबल ट्रिपल मारक होने की इस भूमिका में आ जाता है, और खास करके जब शनिदेव मारक बनते हैं तो ये सभी ग्रह जो मारक हैं उनसे ज्यादा मारक की भूमिका में अपने आप को उपस्थित करते हैं। तो ये है आपकी कुंडली में शनि का प्रभाव, जो सबके लिए जानने लायक था। अब आइए आपकी कुंडली के पंचांग से आपका परिचय करा देता हूं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जातक के पंचांग से परिचय करते हैं। पंचांग कुछ इस तरीके का बना है, इसको समझना होगा। पंचांग ही बहुत महत्वपूर्ण और अत्यंत ग्रहों को बल देने का महत्वपूर्ण साधन माना गया है। पंचांग में बात निकलती है, सूर्य चूंकि जन्म कुंडली में बैठे हैं वृश्चिक राशि में, तुला वृश्चिक, ये एक तरीके से बरसात का मौसम होता है, कीड़े मकोड़े का। तो कार्तिक माह लगभग थोड़ा उसके बाद ठंड आने लगे तो सूर्य थोड़े ठंडे हो जाते हैं। तो कार्तिक माह दक्षिणायन, कार्तिक महीने में सूर्य दक्षिणायन में होते हैं। इस वजह से जितने भी पापक ग्रह होंगे, शनि मंगल राहु केतु आदि, ये सारे के सारे ग्रह अत्यंत बलशाली हो जाएंगे और पूरी सामर्थ्य के साथ जातक के जीवन में चुनौतियों को देते हुए उसकी सफलता तक उसे पहुंचाते हैं। हेमंत ऋतु पे चूंकि ये सर्दी का मौसम होता है, इस वजह से यहां पे आप ये भी कह सकते हैं कि जातक थोड़ा अपने काम में आलस्य भी होता है। तो एक तो हेमंत ऋतु के कारण आलस्य आ गया और दूसरे शनि के लग्न को देखने के कारण आलस्य आ गया। तो दोनों ही प्रकार की चीजें व्यक्ति को आलसी बना सकती हैं। तो जीवन पर्यंत आप अपनी दिनचर्या के साथ कभी भी समझौता नहीं कर सकते, और यही चीज आपके शनि के प्रभावों को कमजोर करेगी, दुष्परिणाम को कमजोर करेगी। कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि के चंद्रमा नौकरी देते हैं और यहां व्यक्ति को कभी भी धनहीन होते नहीं देखा जाता है। कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा के पास इतनी सामर्थ्य होती है कि व्यक्ति का कोई भी काम रोकने नहीं देते। विलंब हो सकता है सामान्यतया, जैसा प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होता है थोड़े बहुत, लेकिन यहाँ पे व्यक्ति का कार्य सिद्ध जरूर होता है। अगर आप धैर्य रखते हैं तो गुरु की उच्च दृष्टि आपकी कुंडली के लग्न को विराज रही है। इस वजह से व्यक्ति के चरित्र, ज्ञान, न्याय, धर्म, उपासना, परंपरा और परिवार को इकट्ठा लेकर के चलने का जो गुण और बल होता है, वो कुंडली में ये चंद्रमा, गुरु और शनि के साथ शुक्र देने वाले हैं। रोहिणी नक्षत्र पे ब्रह्मदेव का प्रभाव होता है। ओम ब्रह्मणे नमः, इस मंत्र का जब व्यक्ति को करना चाहिए। साथ ही साथ अगर हो सके तो चिरचीटे की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए।
इतना एक उंगली मतलब तर्जनी उंगली के बराबर चिरचीटा जड़ को तेहरा करके मोड़ ले, किसी ताबीज में भर दे या नवग्रह कवच के साथ उसे पहना करके जातक के जीवन को सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है। रोहिणी नक्षत्र के जो जातक होते हैं वो थोड़े बहुत व्यर्थ, मैंने जैसे पूर्व में भी कहा था कि लग्न पे शनि की दृष्टि व्यक्ति को व्यर्थ का प्रलाप भी करने वाला और कराने वाला बना देती है। सिद्ध योग में जो लोग जन्मे होते हैं, इसी बीच में किसी किसी का फोन भी आता रहता है, सिद्ध योग में जो लोग जन्मे होते हैं वो प्रत्येक कार्य को सिद्ध करने में और अंतिम तक मतलब समापन करने में उनका विश्वास ज्यादा होता है। वो नहीं चाहते हैं कि किसी भी काम को अधूरेपन में छोड़ा जाए या कोई भी कार्य को अधूरेपन का शिकार होकर नहीं छोड़ना चाहते हैं। सिद्ध योग बालवकरण, वैश्यवर्ण और मनुष्यगण होगा। वैश्यवर्ण और मनुष्यगण के कारण जातक के जीवन में रजस तत्व की प्रधानता देखने को मिलेगी, जहां व्यक्ति सुख सुविधाओं से घिरा हुआ चाहेगा और रहना भी चाहेगा। इतना ही नहीं, वैश्य वर्ण के कारण उसके जीवन में अपना लाभ पहले और सामान्यतः समाज और दुनिया का लाभ भी होता है, पर वो दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी के साथ। मनुष्यगण के कारण ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, कुंठा, तृष्णा, है ना, ये सब जो भाव होते हैं वो व्यक्ति के मन में विकार के रूप में उपस्थित होते हैं। इन सबको खत्म करना या हटाना मानव जीवन का उद्देश्य होता है। और संभवतः आप यही समझ सकते हैं कि हम मनुष्यों को परमात्मा ने इसी वजह से भेजा है क्योंकि ये विकार जन्म जन्मांतर से हमें मिले होते हैं। इन पर विजय प्राप्त करना ही मोक्ष होता है। तो कुल मिलाकर के शनि तो वैसे भी मोक्ष के कारक होते हैं, गुरु तो उसमें भी बहुत सहायक हो जाते हैं। तो गुरु और शनि जब एक साथ बैठेंगे कुंडली में और लग्न पर इनकी दृष्टि जाएगी, जहां चतुर्थ भाव आपकी कुंडली का पहले से ही बलवान होकर बैठा है शुक्र के कारण, इस वजह से कुंडली का न्याय पक्ष और मोक्ष का पक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम भाव है। ये काम भाव में गुरु और शनि का बैठना, काम के साथ न्याय करना। काम के साथ न्याय क्या है? आपकी पत्नी आपके बिस्तर पे साथ बैठी है, आप अपनी तृप्ति के लिए सदैव अपने आप को और पत्नी को तैयार कर सकते हैं, परंतु वस्तुतः विवाह का और काम पर विजय प्राप्त करने का सर्वोत्कृष्ट और सबसे अंतिम समाधान यही होता है कि आपकी पत्नी आपके साथ सोई है और फिर भी आपके ऊपर काम का कोई आवेग नहीं है। विवाह इसलिए नहीं होता है कि आप काम की तृप्ति कर सके, वस्तुतः वो इसलिए होता है क्योंकि आप काम पर विजय प्राप्त कर सके। दोनों में अंतर है। आइए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और कुंडली में ग्रहों से आपका परिचय करा देता हूं बहुत एनर्जी के साथ कि कौन से ग्रह कितने अंश पे बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठ करके वो किस तरीके का परिणाम दे सकते हैं अपनी दशाओं में। अब यहां से बात करते हैं सबसे पहले कर्क लग्न की कुंडली। ये जल तत्व की राशि है, चंद्रमा की ये अपनी राशि है, उच्च के होकर एकादशवें भाव में राहु के साथ बैठे हैं, जहां जन्म कुंडली का सुख भाव यानी कि लग्न से 4 घर आगे का भाव सुरक्षित है, उससे 4 घर आगे का भाव भी लगभग सुरक्षित है, उससे 4 घर आगे भाव का स्वामी भी सुरक्षित बैठा है। और भी बात अगर कहें तो चतुर्थ भाव लग्न से बलवान, चतुर्थ भाव से ठीक 4 घर आगे का भाव बलवान, और इस भाव का स्वामी या इस भाव से चौथे घर के स्वामी भी मंगल त्रिकोण में बैठे हैं। मंगल की दृष्टि 12वें भाव पे, सूर्य और बुध पंचम भाव की स्थिति को बलवान कर रहे हैं। राहु और चंद्रमा का ग्रहण वहां वैसे है नहीं, पर ग्रहण लगने की स्थिति में जरूर है। इसका कारण कई बार जातक के जीवन में होगा ये जो ग्रहण की स्थिति बन रही है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करते करते थोड़ा बहुत इरिटेटिव साउंड करने लगेगा या थोड़ी बेचैनी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे वो लक्ष्य के करीब होगा वैसे वैसे घबराहट, बल्कि शांत नहीं और भी ज्यादा वो उग्र होता जाएगा। इसका एक कारण और ये हो सकता है कि चूंकि लग्न में जल तत्व की राशि बनी है और जन्म कुंडली में गुरु आकाश तत्व के ग्रह होकर के लग्न को देख रहे हैं, शनि भी वायु तत्व के ग्रह होकर के लग्न को देख रहे हैं, और विचार करिए तो जन्म कुंडली में चंद्रमा जो लग्नेश है वो राहु के संपर्क में आकर के व्यक्ति को कई बार ऐसा भाव दे जाते हैं कि नहीं ये नहीं होगा। मतलब एक होता है ना जैसे कि कंफ्यूजन वाले स्टेट में लेके चले जाते हैं, है ना, व्यक्तित्व को, मन को, बुद्धि को, चित्त को, व्यवस्था को एक अलग तरीके का मार्ग दे जाते हैं जो व्यक्ति के घबराहट को बढ़ाने वाला हो जाता है। सूर्य इस कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, पिता की संपत्ति का सुख मिलेगा। इतना ही नहीं, वो जन्म कुंडली के एक ऐसे ग्रह के साथ उनकी युति हो रही है जो कर्क लग्न की कुंडली के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। 12वें भाव और तीसरे भाव के स्वामी होकर के स्वतंत्र हो गए हैं बुधदेव पंचम भाव में बैठ करके व्यक्ति के पेट को कई बार रुग्णता को प्राप्त करा रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि बुध और सूर्य जब राहु और केतु के संपर्क में आएंगे तो पेट का रोग देंगे और माता और पिता से दूरी देंगे। विचारों की नहीं, भौगोलिक दूरी। मतलब माता पिता कहीं और है, बच्चा जो है वो कहीं और भी अपना
आगे बढ़ रहा है। उसके बाद सूर्य जो बैठे हैं वो अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं 14 अंश पे, बलवान है, कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य और चंद्रमा का संबंध आमने सामने है, ये दोनों एक दूसरे से आमने सामने बैठे हैं। इस वजह से कई बार ऐसा होगा, मैंने इस पे कार्यक्रम भी बनाया है, कि जब कभी भी चंद्रमा और सूर्य आमने सामने हो जाते हैं या चतुर्थ दशम में हो जाते हैं तो व्यक्ति अपने धन, व्यक्ति अपनी बुद्धि, व्यक्ति अपने सामर्थ्य का कई बार इनकी दशा में, मतलब चंद्रमा में जब कभी भी सूर्य एक्टिव होंगे तो अपनी सामर्थ्य शक्ति का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता है। उसी सूर्य में गुरु, शनि, मंगल, शुक्र आदि ग्रह की दशा अच्छी जाएगी, जबकि चंद्रमा की दशा, राहु केतु की दशा में कई बार परेशानी देखने को मिल जाएगी। चंद्रमा इस कुंडली के लग्नेश है, एकादशवें भाव में बैठे हैं, 17 अंश पे रोहिणी नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं। दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था, उसमें रोहिणी चंद्रमा को विशेष प्रिय थी। इस वजह से यहाँ पे जाकर के, चूंकि ये नक्षत्र वृष राशि के अंतर्गत मिलता है, यहाँ पे जाकर के चंद्रमा उच्च राशि को प्राप्त कर जाते हैं। और ऐसे जातक जो रोहिणी नक्षत्र में जन्मे होते हैं वो अपने लिए तो भाग्यशाली होते ही हैं, पिता और माता के लिए, दादा दादी, नाना नानी के लिए भी भाग्यशाली होते हैं। इनके जीवन में आने के बाद कई लोगों का भाग्य भी बदल जाता है, ये भी बात है। थोड़ी बहुत कपकपी होती है स्वभावतः, व्यक्ति पसीना जल्दी उसके हथेलियों में और तलवों में आता है, मस्तक पे पसीना जल्दी आता है, पीठ के पिछले हिस्से में पसीना ज्यादा आता है, इस तरीके की बातें आती हैं। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है, इस वजह से आयु से संपन्न होंगे। दूसरा कारण, लग्न पे शनि की दृष्टि भी हो सकती है। चंद्रमा राहु के संपर्क में है, ग्रहण लगने ही वाला है, लेकिन याद रखिए कि जन्म जो हुआ है वो कृष्ण पक्ष के, शुक्ल पक्ष के कुछ ऐसी स्थिति में है जहां पे आमने सामने बैठे, इस वजह से ये शुभ ग्रह के चंद्रमा है, तो ग्रहण लगेगा नहीं। क्योंकि ग्रहण, चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा को, और सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या को, दोनों की ही स्थिति कुंडली में नहीं है। इस वजह से यहाँ पे प्रॉपर एक जो कंजंक्शन वाला ग्रहण होना चाहिए वो यहाँ नहीं लगेगा। ग्रहण की स्थिति हो सकती है पर वो है नहीं। जैसे ही तिथि बदलेगी तो राहु और चंद्रमा के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, या राहु को पार कर जाएंगे, ऐसी स्थिति होगी। इस वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा चिंतित होने वाली बात नहीं है। चंद्रमा से मंगल का संबंध लगभग बहुत अच्छा है, चंद्रमा से गुरु, चंद्रमा से शनि तो थोड़े बहुत रोगी बना सकते हैं, पेट का रोग। चंद्रमा से शुक्र व्यक्ति को प्रोफेसर, लेक्चरर वगैरह बना सकते हैं। चंद्रमा से बुध व्यक्ति को कंफ्यूज कर सकते हैं निर्णय लेने में, लेकिन व्यक्ति के चेहरे की जो सुंदरता होती है वो काफी लोगों को आकृष्ट करने वाली भी होती है। मंगल अगर जन्म कुंडली में बात करते हैं तो मंगल यहां मीन राशि में बैठे हैं, आत्मकारक होंगे 22 अंश पे रेवती नक्षत्र में, और बुध अनुराधा नक्षत्र में। अब जरा ध्यान से समझिए, मंगल 22 अंश पे बैठे हैं, कुंडली के केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होकर त्रिकोण में। यहां सबसे पहला फायदा ये होगा मंगल के नवम भाव में बैठने का कि व्यक्ति को उसके पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। दूसरा फायदा ये होगा क्योंकि उस मंगल के ऊपर शनि का संबंध जा रहा है और दसम भाव के स्वामी के ऊपर जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी का संबंध बन रहा है, इस वजह से व्यक्ति को प्रेम विवाह करते हुए भी देखा जाता है। दूसरा कि वहां पे कम्युनिकेशन में कई बार एक रूड बिहेवियर भी देखने को मिलता है, मतलब हमारे ऊपर यह दबाव बढ़ेगा कि हम अपने बच्चे को एक अच्छी और बेहतरीन शिक्षा दें। कारण होगा क्योंकि नवम भाव पे जब कभी भी शनि, मंगल और केतु का प्रभाव होगा तो यहां व्यक्ति दिखा दिखाकर धर्म करने वाला या डर डर करके धर्म करने वाला, या कई बार ईश्वर में स्वतः आस्थावान न होकर के बताए जाने पर आस्था रखने वाला होता है। या जब कभी भी अगर वो कोई भी नैतिक कृत्य कर देता है मानवता से युक्त होकर के, तो उसको वो समाज में प्रचारित करता हुआ देखा जाता है कि वो बताएगा कि देखो मैंने उसको दान दिया, देखो मैंने यहाँ पूजा की, देखो मैंने यहाँ उसकी मदद की। तो इस तरीके का जो प्रभाव होता है वो मंगल, शनि और राहु केतु का जब कभी भी नवम भाव से संबंध होगा तो ऐसा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि बुध पहले ही वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं जो व्यक्ति के इंटेलिजेंस को प्रभावित करेंगे। मतलब वो उसको ये समझ में नहीं आएगा कि हमें कई बार क्या कहना है, क्या नहीं करना है, क्या दिखाना है और क्या नहीं दिखाना है। इस बात की ट्रेनिंग जातक को शुरू से ही देनी होगी। क्लियर है? मंगल जन्म कुंडली में तीसरे भाव को देख करके पराक्रमी बना रहे हैं, और चूंकि वहां पे राहु और मंगल दोनों का प्रभाव होगा इस वजह से, और तीसरे भाव के स्वामी वृश्चिक राशि में राहु के संपर्क में आ रहे हैं, तो भाई बहनों के साथ भी संबंध कई बार कमजोर होते देखे जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे एक अच्छी जो परवरिश है वो जातक को देनी होगी कि उसके संबंध उसके भाई बहन, छोटे बड़े भाई बहन के साथ ठीक रहे। हालांकि बड़े का योग तो थोड़ा कम ही दिख रहा है, छोटे का योग तो लगभग दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर बुध की बात करते हैं तो बुध भी अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं, 4 अंश पे बैठे हैं,
नवांश कुंडली में वो बुध सिंह राशि की यात्रा कर रहे हैं। इस वजह से मैं ये बात कह सकता हूं कि बुध का प्रभाव इस कुंडली में लगभग ठीक ठाक है। कुछ मामले में कमजोर, स्वास्थ्य के मामले में कमजोर, इंटेलिजेंस के मामले में कमजोर, पर वक्त के हिसाब से बाद में उसका प्रभाव बदलता हुआ देखा जाता है, जो जातक के सकारात्मक पक्षों की वृद्धि करने वाला भी होता है। पंचम भाव से सूर्य और बुध का संबंध व्यक्ति को जहां सामान्यतया वैज्ञानिक पद्धतियों में विश्वास करने वाला, तर्कशीलता से और युक्त रखने वाला और ग्रास्प कैपेसिटी का मजबूत बना देगा, वहीं वहां पे केतु और वृश्चिक राशि के बनने के कारण कई बार व्यक्ति के प्रभावों में कमजोरी और वक्त पे चीजों को भूल जाने वाला या बार बार चीजों को पढ़ने की आवश्यकता व्यक्ति के जीवन में रहती है। बार बार, जब तक वो बार बार चीजों को नहीं पढ़ेगा तब तक वो भूल जाने की स्थिति में चला जाता है। तो ये भी समझना होगा। साथ ही साथ यहां आपको मित्रों से भी सावधान रहना होगा, और यही नहीं, गलत मित्रों की संगति का योग भी इस कुंडली में लगा हुआ है। मतलब हमें इस बात की भी ट्रेनिंग देनी होगी कि गलत और सही की पहचान जातक करता रहे। देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में एक अंश पे बैठे हैं, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हैं। इस वजह से मैं ये बात कहूंगा कि वहां जातक के जीवन में जो भी चारित्रिक बल आएगा वो गुरु के कारण आएगा, जो भी न्यायप्रियता आएगी वो गुरु और सूर्य के कारण आएगी, क्योंकि चंद्रमा पे दोनों ही ग्रहों का प्रभाव है। गुरु भी देख रहे हैं अपनी 5वीं दृष्टि से और सूर्य भी देख रहे हैं अपनी 7वीं दृष्टि से। इस आधार पर कि जब जन्म कुंडली के चंद्रमा जो कि लग्नेश हैं, अगर या लग्न और लग्नेश अगर दोनों ही गुरु से दृष्ट हो जाएं, लग्न या लग्नेश अगर सूर्य से प्रभावित हो जाए, तो व्यक्ति निश्चित रूप से थोड़ी चिंताओं को करने वाला जरूर होता है, लेकिन फिर भी चरित्रवान और नैतिकीय जिम्मेदारी को समझने वाला भी अपनी दशा में गुरु ऐसा परिणाम दे जाएंगे, चंद्रमा ऐसा परिणाम गुरु की दशा में दे जाएंगे। सूर्य, चंद्रमा और गुरु जब कभी भी एक साथ एक्टिव होंगे या जब कभी भी इनका प्रभाव एक्टिव होगा जातक के जीवन पे, तब व्यक्ति का चारित्रिक दोष समाप्त होगा और चारित्रिक उत्थान होने की स्थिति में होगा। देवगुरु बृहस्पति की 11वें भाव पे दृष्टि दाम्पत्य के सुखों को मजबूत करेगी, लग्न पर दृष्टि धार्मिक बनाएगी, और तीसरे भाव पर दृष्टि व्यक्ति के कम्युनिकेशन को बेहतर करेगी और समझदार बनाएगी। यानी कि जब कभी भी गुरु और मंगल का संबंध एक साथ एक्टिव होगा, व्यक्ति एक बेहतर कम्युनिकेशन, सकारात्मक रवैया और अच्छे कृत्यों के साथ अपने पराक्रम के परिणाम को प्राप्त करने में विश्वास करेगा। शुक्र की बात करते हैं। शुक्रदेव जन्म कुंडली में 17 अंश पे दिग्बली हैं। बहुत अच्छी बात है कि वो शनि से दृष्ट हैं। जिस तरह से वो दाम्पत्य को एक अच्छा नेचर देते हैं, साथ ही साथ कामोत्तेजक भावनाओं की प्रबलता भी बढ़ाते हैं, पर कई बार स्किन डिजीज भी देने वाले हो जाते हैं। इसका दूसरा कारण होगा इस शुक्र के ऊपर मंगल की 7वीं के बाद 8वीं दृष्टि। तो शुक्र के ऊपर शनि, शुक्र के ऊपर मंगल और शुक्र के ऊपर गुरु का प्रभाव है। गुरु नीच राशि में बैठे हैं, इस वजह से कई बार व्यक्ति के मन मस्तिष्क को शुक्र में गुरु डेविएट करेंगे या कंफ्यूज करेंगे या स्टक करेंगे। मतलब वो शुक्र की दशा में जब कभी भी गुरु का अंतर आएगा तो व्यक्ति एकदम वहीं पे महसूस करेगा कि मैं वहीं पे हूं, मेरी प्रोग्रेस हो नहीं रही है। लेकिन जैसे ही मंगल या शनि आएंगे या चंद्रमा आदि ग्रह आएंगे तो शुक्र का प्रभाव बढ़ेगा, राहु भी इसमें सहयोगी साबित हो जाएंगे। मतलब शुक्र इस कुंडली में धन, ऐश्वर्य, सुख, संपदा, माता पिता, इन सभी प्रकार के सुखों को देने वाले होंगे। एक बात और भी समझना होगा, शुक्रदेव कर्क लग्न की कुंडली के लिए एकादशवें के साथ साथ चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। सामान्यतया कर्क लग्न की कुंडली के लिए शनि मारक होते हैं और शुक्रदेव पापी ग्रह की भूमिका में अपने आप को उपस्थित करते हैं। इस आधार पर कि जब जन्म कुंडली का पापी ग्रह जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बलवान होगा और शनि और मंगल के संपर्क में होगा, तो कई बार ये आपके दशाओं में, जब कभी भी शुक्र की दशा चलेगी तो उस शुक्र की दशा में मंगल और शनि व्यक्ति के उत्तेजक भावनाओं की वृद्धि करेंगे, महत्वाकांक्षा की वृद्धि करेंगे और कई बार व्यक्ति से पाप भी करवाएंगे। क्लियर है? शनिदेव जन्म कुंडली में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में 4 अंश पे बैठे हैं। बलवान तो क्या ही कहें, पर लगभग वो अपनी दशा काल में मारक ही जाएंगे और आपके पेट के रोगों की वृद्धि करने वाले होंगे, वात की समस्या देने वाले होंगे, उदासीनता देने वाले भी हो सकते हैं। इस वजह से शनि की दशा में दशरथ कृत शनि स्तोत्र, भगवान कृष्ण की उपासना, मंदिरों का दर्शन, दान पुण्य, लोहे के दरवाजे, लोहे के गेट ग्रिल, कील का दान, तिल का दान और कील का दान, और साथ ही साथ अगर हो सके तो सरसों तेल का दान भी शनि की दशा में किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ काली गाय की सेवा भी करनी चाहिए। क्लियर है? इतनी सारी बातें हैं। राहु एकादशवें भाव में कभी भी दूषित नहीं होंगे क्योंकि उनके ऊपर बुध का प्रभाव है, और कम से कम जिस राशि में वो राहु बैठे हैं उस राशि का स्वामी बलवान होकर बैठा है। इस कारण से यहाँ राहु व्यक्ति के समस्त इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति करेंगे, साथ ही साथ उसके एनर्जी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। दम भी कभी कभी बना सकते हैं, व्यक्ति को घमंडी भी बना सकते हैं। तो ये है आपकी कुंडली के सूर्य से लेकर राहु केतु तक का प्रभाव। अब आगे मैं आपकी कुंडली में
नवांश और दशमांश चक्र से आपका परिचय कराता हूं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और नवांश चक्र को समझने की कोशिश करते हैं। इसका आधार यह है कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी यहां के लग्नेश बनते हैं। चतुर्थ स्थान में नीच के गुरु बैठे हैं, जो यहां पे भी नीच के थे, यहां भी नीच राशि में है। यहां पे नीच भंग गुरु का शनि के कारण होता था और यहां पे मंगल के कारण होता था। नवांश चक्र की सबसे अच्छी बात है चंद्रमा का त्रिकोण में बैठना, जहां के स्वामी एकादशवें भाव में राहु के साथ बुद्ध का जो है वो हनन हो जाएगा, हालांकि फिर भी सामान्यतः थोड़ा बहुत परेशान करेंगे। पर नवम भाव के स्वामी का एकादशवें में बैठकर पंचम भाव को देखना। यहां शनि स्वग्रही, यहां भी शनि बैठे थे केतु के साथ। और जन्म कुंडली के लाभ भाव के स्वामी धन में गुरु जन्म कुंडली में हमेशा अपनी स्थिति को मेंटेन कर रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि गुरु इस कुंडली में बहुत प्रबलता के साथ भी मजबूती से उभर कर सामने भी आएंगे। शुक्र विवाह की सुरक्षा कर रहे हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं तो सप्तम भाव के स्वामी केंद्र में बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं। यहां पे सप्तम भाव के स्वामी स्वग्रही थे। सप्तम भाव से 3 घर आगे मंगल सप्तम भाव का बल बढ़ा रहे थे। सप्तम भाव से 10 घर आगे सप्तम भाव का सुरक्षा यहां पे भी हो रहा है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो सप्तम भाव से एकादशवें भाव में सूर्य बुध, यहां भी एक अच्छी बात है। सप्तम भाव से 5 घर आगे उच्च के चंद्रमा बैठे हैं, ये भी अच्छी बात है। यहां पे सप्तमेश गुरु के साथ बैठे हैं, जो कौन है? जन्म कुंडली के 6वें भाव के स्वामी। अब विचार करिए तो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी स्वग्रही और जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी उच्च के हो गए, और लग्नेश भी होते हैं, ये उच्च के हो गए 6ठे भाव में। मतलब एक सामान्य मतभेद हो रहा है, पर यहां पे शुक्र विवाह की सुरक्षा भी कर रहे हैं। दूसरी बात है कि यहां पे जो इरिटेशन है स्वभाव में वो सूर्य के कारण है, और चूंकि चंद्रमा यहां बैठे हैं इस वजह से विवाह को चलाने की भूमिका भी लेके जाएंगे। लेकिन अब बात होगी विवाह को लेकर के 2 प्रमुख बातों की। तो तुला राशि तुला लग्न, वृष राशि वृष लग्न, रोहिणी नक्षत्र बचाना होगा। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं तो मकर राशि मकर लग्न की जातिकाओं से विवाह किया जाए। विवाह की दिशा पूरब रहे तो ज्यादा अच्छा है। विवाह इस कुंडली में हो सकता है सूर्य बुध और शुक्र की दशा में, जब कभी भी अंतर आए इनका, या राहु की दशा में भी अगर हम विवाह करते हैं तो राहु की महादशा में शुक्र, राहु की महादशा में गुरु, राहु की महादशा में बुध, ये सब ग्रह विवाह कराने वाले हो सकते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं तो यहां पे नवम भाव के स्वामी का पंचम भाव को देखना, ये टेक्निकली एक बहुत ही मजबूत बात हो जाती है कि पंचम भाव के स्वामी नवम को हर जगह देख रहे हैं। अब विचार करिए, नवम भाव के स्वामी सप्तम में बैठ करके एकादशवें को देख रहे थे, और जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं एकादशवें भाव के स्वामी। पंचम भाव के स्वामी नवम से संबंध बना लिए, पंचम भाव के स्वामी नवम भाव के स्वामी पंचम से संबंध बना लिए, पंचमेश पंचम में बैठा है। यहां पे उच्च के शनि है, पंचम भाव में नवम भाव का स्वामी बैठा है। इसका अर्थ क्या है, फिर से समझाता हूं। नवम भाव के स्वामी लग्न को देख रहे थे, लाभ को देख रहे थे, और जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी मंगल नवम भाव में बैठे थे। तो पंचमेश का संबंध नवम से हुआ, यहां पंचम का संबंध पंचम से, नवम का संबंध पंचम से, बुध यहां देख रहे हैं। ठीक वही स्थिति दशमांशा चक्र में देखते हैं तो नवम भाव के स्वामी शनि बनते हैं, जो पंचम भाव में जाकर के उच्च के बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति जब कभी भी अपने आप को घिरा हुआ महसूस करेगा, उसके पितरों की पूजा उसकी सुरक्षा करेगी। इस वजह से इस कुंडली में चाहे कुछ भी करें ना करें, अपने कुल देवता की पूजा निश्चित रूप से करनी होगी। त्रिपिंडी श्राद्ध, अमावस्या को दान, और अपने कुल देवता की पूजा निरंतर अगर आप करते हैं तो आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह को अलग से मजबूत करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको यह भाव प्राप्त हो रहा है कि ऐसी स्थिति कुंडली में बन रही है जहां व्यक्ति के माता पिता दादा दादी जो भी पूर्व के पूर्वज हैं वो आपकी सुरक्षा आशीर्वाद से कर रहे हैं। दशमांशा चक्र में शुक्र उच्च के बैठे हैं, गुरु सप्तमेश होकर के बैठ रहे हैं दशम में, और जन्म कुंडली में बुध यहां लग्नेश होकर के बैठ रहे हैं। अब एक बात समझिए, लग्न के अधिपति राहु के संपर्क में, लग्न के अधिपति 6वें भाव में बैठे हैं, इनके ठीक पीछे शनि केतु बैठे हैं। यहां पे लग्न के अधिपति 3रे भाव में बैठे हैं, और यहां पे 3रे भाव में जाने के कारण अब क्या बात होगी कि लग्नेश हर जगह कहीं ना कहीं तृतीय भाव या दुह स्थान या पापा ग्रहों के संपर्क में है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के स्वास्थ्य, व्यक्ति की दिनचर्या और व्यक्ति के व्यवहार को हमें संतुलित रखने की ट्रेनिंग देनी होगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कई बार व्यक्ति उलझा हुआ सा महसूस करेगा। मतलब एक अच्छी चीज, आप यहां तक चल के आइए, आपको बहुत मजबूत चीज मिलने वाला है, पर यहां पर आप भ्रम में ना पड़िए, क्योंकि आगे बहुत ही उज्जवल रास्ता मिलेगा। कुंडली का जो भविष्य है वो बड़ा ही सुरक्षित है, बस हमें अपने वर्तमान को संतुलित करते हुए आगे निकलना है। क्लियर है?
इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो विभिन्न वर्ग चार्ट में स्वास्थ्य के मामले में और विद्या अध्ययन के मामले में, विद्या अध्ययन इस कुंडली में व्यापारिक विद्या की जाए जिससे कल को व्यापार भी किया जा सके। टेक्निकली इस कुंडली में टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। कंप्यूटर, सैनिक सेवा, हथियार, गोला बारूद और आग अग्नि समन सेवाएं, इस तरीके सैनिक सेवा भी आपकी कुंडली में बना हुआ है। इस कुंडली में कंप्यूटर से संबंधित क्षेत्र, आईटी, बैंकिंग और फाइनेंस से संबंधित क्षेत्रों में भी धन कमाया जा सकता है या उस तरीके से एजुकेशन प्राप्त किया जा सकता है। संतान वगैरह के मामले में ये कुंडली 100% अच्छी है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। और दशमांसा चक्र में तो कहना ही क्या है, यहां जो चंद्र मंगल बैठे हैं तो इसकी एक अलग ही बात होगी। गुरु राहु के संपर्क में है, कभी कभी इरिटेशन रहेगा गुरु और राहु की दशा में, लेकिन फिर भी चूंकि गुरु यहां भी राहु के संपर्क में है और गुरु यहां पर राहु के संपर्क में तो नहीं है, पर हाँ निश्चित रूप से वहां चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो कभी कभी मतभेद दिखाई देगा और सकारात्मक विचार जो होंगे वो कभी कभी जातक के जीवन में कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी इस कुंडली में अगर बात करते हैं तो भाई बहन का सुख भी 100% है, छोटे भाई बहन का सुख ज्यादा है। और एक बात और है, अगर अरिष्ट चक्र की बात मैं करता हूं, दिनचर्या प्रभावित हो रही है, फेफड़ा सुरक्षित है, भाग्य भाव में या जो भी स्थिति त्रिशांसा चक्र में बन रहा है उसके आधार पर भुजाओं में दर्द, स्पाइनल कॉर्ड में समस्या और जो क्या बोलते हैं जो स्नायु मंडल है, तंत्रिका तंत्र, उसमें कभी कभी परेशानी हो सकती है, घुटनों में नसों का दबना, इस तरीके की समस्या कई बार हो सकती है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो नेत्र ठीक दिखाई दे रहे हैं और बाकी इस कुंडली में आलस्य ही हावी होता हुआ नजर आ रहा है। कोई लंबी बीमारी का खतरा इस कुंडली में बिल्कुल भी नहीं है। कई बार व्यक्ति मित्रों के साथ या मित्र को शत्रु, शत्रु को मित्र भी बना सकता है, इसकी भी स्थिति बन रही है। बेवजह की चीजों पे कई बार व्यक्ति का मन भटकता हुआ भी नजर आ रहा है। भाग्य के मामले में ये कुंडली बहुत अच्छी है, मैं ऐसा तो कह ही सकता हूं, जिसमें गुरु, शनि, शुक्र, मंगल आदि ग्रह आपके भाग्य को आगे बढ़ाएंगे, जबकि सूर्य में राहु कभी कभी गलत निर्णय करके व्यक्ति के जीवन में गलत निर्णय के कारण पिता से मतभेद को बढ़ा सकते हैं। हालांकि एक बात और भी होगा कि अगर हम होरा चक्र देखते हैं तो उसमें गुरु, शुक्र, बुध, शनि और सूर्य ऑटोमेटिक आपके काम को शुद्ध करने वाले ग्रह बनेंगे या मेंटल पीस के साथ आपको धन देंगे, जबकि चंद्रमा, मंगल, राहु और केतु आपकी कुंडली को एनर्जी डालने पर परिणाम देने वाले बनेंगे। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। और बहुत सारी चीजें हैं। बुध की दशा में छोटी मोटी दुर्घटना के योग बनेंगे। राहु और केतु बेवजह की चिंताएं देंगे, छोटी मोटी परेशानी देंगे। बाकी वैसे सूर्य, गुरु, चंद्रमा और शुक्र ये आपके आयु की वृद्धि करने वाले ग्रह बन रहे हैं। शुक्र की महादशा जब कभी भी चलेगी या अंतरदशा, तो व्यक्ति को पेट में पाचन तंत्र से संबंधित समस्या हो सकती है या कई बार अपेंडिक्स की समस्या या स्टोन की समस्या शुक्र दे सकते हैं। सूर्य भी उसमें सहायक हो जाएंगे कभी कभी। इतनी सारी चीजें। आयुर्वेद से संबंधित उपचार करना इस कुंडली के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। उच्च के मंगल का प्रभाव आपकी कुंडली को बहुत सारी चीजों से स्वतः ही सुरक्षा प्रदान करा रहे हैं। अगर एक बात और भी कहूं तो एक सूत्र मैंने बताया था अपने मेन चैनल पे, जिसमें ये बात कही थी कि सूर्य और चंद्रमा अगर जन्म कुंडली में डिग्री वाइज बहुत बलवान होकर बैठे हों तो आप ये बात विश्वास से कह सकते हैं कि जन्म कुंडली के जितने भी ग्रह हैं और जितनी भी राशियां हैं वो लगभग आपके पक्ष में निर्णय करने वाली हो जाती हैं। बाकी मंगल जन्म कुंडली में 50% है। बुध और गुरु को बलवान बनाने के लिए कृतज्ञ होना चाहिए धर्म के प्रति, और जो आपकी परवरिश कर रहा है माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, उनके प्रति अच्छी राय, एक अच्छा भाव विकसित करना होगा। उनके प्रति हमें सदैव कृतज्ञ होना होगा, कभी भी कृतज्ञता का भाव न रखें। शुक्र दाम्पत्य का और सांसारिक सुखों का संपूर्ण सुख देंगे। मानसिक सुख अच्छा है। भवन भूमि का सुख शुक्र की दशा में भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। शनिदेव मृतप्राय है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस कुंडली के लिए वो मारक होते हैं। बहुत ज्यादा बलवान हो जाएंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। राहु और केतु की दशा 50% से भी कम, यानी कि 25% तक आपके जीवन में सकारात्मक, जबकि 75% तक एग्रेशन के साथ, मजबूती से, एक्टिव होकर, हैरेसमेंट के साथ, कठिनता से, कठोरता से, जिद्दीपन के साथ परिणाम देते हुए नजर आएंगे। अष्टक वर्ग की बात करता हूं। अब बात अगर हम अष्टक वर्ग की करते हैं तो हमारा व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है, हमारी वाणी बहुत अच्छी है, वो सत्य बोलने वाली है और उसमें रौबदार आवाज भी है, उसका सुख भी मिलेगा। बुद्धि भी अच्छी है, हमारे कुटुंब का प्रभाव भी बहुत अच्छा है और वो हमारे जीवन में हैं। बस ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे कितना बेहतर दे रहे हैं। मेहनत भी इस कुंडली में बहुत अच्छी होगी। कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है। सुख संपदा,
संपत्ति भी इस कुंडली में बहुत अच्छी है, एजुकेशन बहुत अच्छी है, सूर्य बुध के कारण नौकरी और व्यापार दोनों ही कर सकते हैं, पर व्यापार ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद इस कुंडली का कंसंट्रेशन थोड़ा लो हो रहा है। धर्म भाग्य ठीक है, भाग्य आपके निकट ही है। अब जरा यहां पे दो बात रुक के देखिए। जब भगवान राम को वनवास जाने की स्थिति बनती है, वहां पे लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित होते हैं। भगवान कहते हैं कि देखो ऐसा दैव के कारण हो रहा है, क्योंकि माता कैकेयी कभी भी मुझे वनवास के बारे में भेज ही या सोच भी नहीं सकती है, क्योंकि वो मुझे मेरी माता से ज्यादा प्रेम करती है। और साक्षात महाराज भगवान जो हमारे पिता हैं, वो तो हमारे बारे में ऐसा कभी जन्म जन्मांतर तक नहीं सोच सकते। इसका अर्थ है कि ये जो कुछ भी हो रहा है कि राज्याभिषेक की सारी तैयारी हो गई है और अब मुझे वनगमन का प्रस्ताव मिला है या अब मुझे वनवास भोगना है, निश्चित रूप से ऐसा दैव के कारण होता है, या ये दैव ही इसमें अपनी भूमिका निभा रहा है। ये सब सारी चीजें दैव के कारण है। तो वहां पे लक्ष्मण जी बड़े क्रोधित हुए हैं और कहते हैं जो आलसी होता है वही दैव को सबसे पहले किसी भी परिस्थिति को जो जीवन में उसके घट रही होती है, वो ये कह देता है ये तो होना ही था, ये तो दैव का प्रभाव है, भगवान ऐसा ही चाहते हैं, प्रकृति ऐसा ही चाहती है। उन्होंने कहा कि मैं इस स्थिति को होने नहीं दूंगा और मैं सभी अयोध्या वासियों को या इस अयोध्या के राजा, वहां पे कहा कि मैं अपने पिता से भी युद्ध करने को तैयार हूं और भरत भी अगर आ जाएंगे तो मैं उनसे भी युद्ध करूंगा, पर यह स्थिति कभी भी नहीं होने दूंगा कि आपको वनवास जाना पड़े और आप वनवास नहीं जाएंगे, आप राजा बनेंगे। पर हुआ कहां हुआ? नहीं हुआ। लक्ष्मण जी कहते ही रह गए और भगवान वन को भी गए। इस वजह से दैव ही सर्वोपरि है, दैव ही भाग्य है। जो आपको मिलने वाला होता है उसी क्षेत्र में आप पराक्रम भी करते हैं, अन्यथा जो साक्षात समस्त ब्रह्मांड को अपने मस्तक पे विराजते हैं, जो भगवान के निमित्त ही अवतार लेते हैं, भगवान के लिए ही अपने आप को भगवान की सेवा में समर्पित कर देते हैं, उसका क्रोध भगवान के लिए ही था। वो तो चाहते तो एक क्षण में धरती को पलट सकते थे, पर नहीं, दैव ही भारी पड़ा, भगवान को वनवास जाना ही हुआ। इस वजह से हमारा पराक्रम कई बार हमारे दैव पे भारी नहीं पड़ता है, हमारा दैव ही पराक्रम पे भारी पड़ जाता है। तो यहां पे भाग्य बहुत बलवान है। भाग्य की वृद्धि होती है दान पुण्य पूजा पाठ मंत्र जप सेवा आतिथ्य सत्कार गाय की सेवा वृक्षारोपण नदी की सफाई तीर्थ की सफाई तीर्थ का दर्शन तीर्थों में प्रेम तीर्थ में जाकर तीर्थत्व को बनाए रखने वाला अनुकरणीय कार्य, ऐसा ही करना होगा, तभी भाग्य के बल की वृद्धि होती है। जब कभी भी धन की समस्या दिख रही हो तो दान करना शुरू करिए, है ना। ये सब चीजें, जब कभी भी मन अशांत रहता हो तो ग्रंथों के पास जाइए, ग्रंथों को पढ़िए, उठाइए, उनका सुनना, उनका श्रवण करना, उसके बाद अपने जीवन में उसको उतारना, ये बहुत सारी चीजें आपके भाग्य को बलवान बना देती हैं या अच्छे प्रारब्ध का निर्माण कर देती हैं, जो स्वतः आपके सद्भाग्य के रूप में आपके जीवन में प्रकट होता है। सामाजिक प्रतिष्ठा इस कुंडली में 100% है, पर यह कुंडली समाज को बहुत ज्यादा लाभ दे सके और बहुत ज्यादा समाज से प्राप्त कर सके। मतलब लाभ देना कम है, प्राप्त करना ज्यादा है। तो कई बार ये कुंडली को ऐसा कह सकते हैं कि ये एक स्वार्थी दृष्टिकोण वाली भी कुंडली हो जाएगी। हालांकि यह है कर्क लग्न की कुंडली, पर फिर भी चंद्रमा के पास राहु का संपर्क है, गुरु शनि के संपर्क में आ रहे हैं और जन्म कुंडली के 11वें भाव के बल की कमजोरी हो रही है। इस वजह से ऐसी स्थिति मैं कह रहा हूं। बाकी ये कुंडली ऋण न ले, धन का लेन देन बहुत सावधानी से करे, नहीं तो धन अटकने का भी योग लग रहा है। क्लियर है। अब यहां से उठ करके बात करते हैं तो शुभ अंक 2 और 5 रहेगा। दिशा जिसमें आप निवास कर सकते हैं वो उत्तरी फ्रंट का मकान बहुत अच्छा रहेगा। राशियां वृश्चिक और मीन की अच्छी रहेंगी। शत्रुता न करें मेष कन्या और मकर वालों से। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली जा सकती है पूरब उत्तर दिशा में। इतनी सारी चीजें हैं। अभी तो फिलहाल मंगल की दशा है, अभी हमें चोट चपेट की घटनाओं से बच्चे को सावधान रखना होगा। हालांकि मंगल का बल है तो ऐसी कोई बात नुकसान वाली नहीं है। इतनी सारी चीजें जीवन पर्यंत अगर इस कुंडली में अगर कोई रत्न धारण करना होगा तो वो है मोती और उसके साथ एक गुरु का रत्न पुखराज, क्योंकि वर्गोत्तम ग्रह बलवान हो जाता है और गुरु वर्गोत्तम है
है ना, व्योमस्त पाताल विलग्नभानाम वदंती नामानि मुनिंद्रजाला तत्कंटकम केंद्र चतुष्टयम च वर्गोत्तम तत्स्वनमांसकस्तु। ये वाला श्लोक मैंने कई बार कार्यक्रम में पढ़ा है कि ग्रह अगर वर्गोत्तम हो जाए तो कुंडली को अतिरिक्त बलवान बना देता है। उस हिसाब से अगर देखते हैं तो आपकी कुंडली में राहु भी, और आपकी कुंडली में सूर्य भी, आपकी कुंडली में गुरु भी, और ये सारे ग्रह आपकी कुंडली में बलवान हो रहे हैं तो धनेश वर्गोत्तम है। आपकी कुंडली के भाग्येश वर्गोत्तम है। धन और भाग्य के स्वामी अगर वर्गोत्तम हो जाते हो, आपकी कुंडली के शुक्र बलवान हो रहे हैं, तो कुंडली का समस्त जो प्रभाव है वो जातक के पक्ष में आता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा और उचित संस्कार, मंदिर का दर्शन, समय पर यज्ञोपवीत संस्कार जरूर कराइए, क्योंकि अब समय हो गया है जब बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार करा दिया जाए। अगर हम संस्कार समय पे करा देते हैं तो बच्चे के बिगड़ने के चांसेस 100% से भी ज्यादा हो जाते हैं, है ना। और इतना ही नहीं, वो अपने वास्तविक उद्देश्य को जानने और समझने वाला हो जाता है। अपनी सुरक्षा, अपने धर्म की सुरक्षा, परंपराओं की सुरक्षा, सभ्यता और संस्कृति के प्रति उसका विश्वास जागृत होता है अगर आप समय पर उसका संस्कार करा देते हैं तो। क्लियर है? इतनी सारी चीजें हैं। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए राहु की दशा में एक लाजवर धारण करिएगा या करा दीजिएगा। चतुर्थी का व्रत भी करा दीजिएगा। वैसे राहु इनकी कुंडली में कोई ऐसे खराब दोष वाले नहीं है। राहु के बाद जब गुरु आएंगे तो और भी ज्यादा अच्छा परिणाम और श्रेष्ठ परिणाम करने वाले ग्रह बनेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।